फिर पूछे कि आपने ब्रेकफास्ट क्या करा और कब करा था। मैंने बोला आई हैड पोहा इन माय ब्रेकफास्ट एंड ऑन 6:30 o'clock। स्टैटिक आपका अगर क्लियर तो आप कंटेम्प्रेरी अच्छे से समझ पाओगे। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड की टू सक्सेस आई विल से। तो सीसेट पे एक मिनिमम टाइम, एक अच्छा टाइम जो उसको मिलना चाहिए वो दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फ्रीक्वेंटली सॉल्व कीजिए। ऑप्शनल वैसा चुनो जो जीएस के साथ साथ आपको एसए तक हेल्प करे। अगर आप प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक जा रहे हो तो एक कंटिन्यूटी चाहिए और उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा एट एनी हाउ इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन में दो चीज डाल लो, एक न्यूज़पेपर, एक आंसर राइटिंग। जैसे हमारा रूटीन में होता है, ये सेट है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, स्नान करके चाय पीना है, खाना खाना है, फिर सोना है। बिल्कुल। तो इसी तरह रूटीन बना लो कि मिनिमम 5 hours आफ्टर कोचिंग I have to devote to the study, self study actually। हर उस इंसान के लिए कठिन हो जाता है जो टाइम नहीं दे पाता है, जो रूटीन फॉलो नहीं कर पाता है। सर आपका गुड नेम? हेमंत हिमांशु। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और किसके बोर्ड में था? बोर्ड दास सर का था और ये मेरा फर्स्ट टाइम और एक्सपीरियंस अच्छा था। आई वाज नर्वस बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए जो भी इंटरव्यू आने वाले समय में बाकी है, ताकि उनको एक पता चले आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके अंदर। मेरा फर्स्ट ही था, जो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था। तो जैसे हम अंदर गए तो फर्स्ट हम उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा, ट्रिकी क्वेश्चन वाज देयर। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पहुंचे कब थे एग्जैक्टली। तो मैंने बोला 8 बजे तक मैं पहुंच गया था। फिर पूछे कि आपने ब्रेकफास्ट क्या करा और कब करा था। मैंने बोला आई हैड पोहा इन माय ब्रेकफास्ट एंड ऑन 6:30 o'clock। फिर पूछ रहे थे कि यू आर लुकिंग हंग्री, शुड आई अरेंज समथिंग फॉर यू। मैंने बोला नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आई एम नॉट लुकिंग हंग्री, इट मे लुक लाइक दिस। और उसके बाद फिर जो अभी रिसेंट कंटेम्प्रेरी चल रही है, मेरे डैप से कुछ क्वेश्चंस थे और कंटेम्प्रेरी इशू था, जैसे सुनीता विलियम्स जो अभी रिटर्न आई है उस पे था। चंद्रयान 5 अभी रिसेंट न्यूज में उसका कुछ 3 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दिए, उस पे कुछ क्वेश्चंस था। और फिर साइंस से कुछ क्वेश्चंस था, ये सारा। और फिर मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उससे था। एक्चुअली मेरा ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है। तो और मेरा ये ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इस पे क्वेश्चन था क्यों आपका डिफर कर रहा है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस था। ओवरऑल अच्छा था, 25 मिनट्स का इंटरव्यू था, मेरे हिसाब से अच्छा था। आपकी हॉबी से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने हॉबी मेंशन किया था डैप में? हॉबी मेरा था ड्राइविंग और लकीली एक भी क्वेश्चन उस पे नहीं था। जहाँ तक मैंने सुना है कि डैप से मोस्ट फ्रीक्वेंटली हॉबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इन माय केस ऐसा कुछ नहीं था। डैप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था मेरे केस में, क्योंकि सब एनर्जेटिक था। फर्स्ट मेरा ही था, तो उन्होंने डैप से नहीं पूछा, कंटेम्प्रेरी बहुत ज्यादा था और स्टैटिक पोर्शन था कुछ। डैप से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था और कंटेम्प्रेरी था। मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल से स्टैटिक पोर्शन से था, अच्छा था। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें आपके, तो थोड़ा सा मैंने 10th करा था 2017 में सीबीएसई से, और उसके फिर बिहार बोर्ड से मैंने शिफ्ट करके ग्रेजुएशन तक करा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर। और फिर 2019 में मैं दिल्ली आ गया था और मैंने यहीं से कोचिंग वगैरह करा सब कुछ, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है। सर आपको इसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर प्रीलिम्स आने वाला है इस बार, 25 मई को डिसाइडेड है ऑलरेडी। अब जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, आपको उनको सजेशन क्या होगा, उनका पढ़ाई का अप्रोच अभी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं उनके लिए नहीं, मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ कि मैं भी प्रीलिम्स फिर से दे रहा हूँ। तो मेरा जो अप्रोच है, क्योंकि अभी जो भी अगर लास्ट ईयर हम देखें कुछ क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो ये पता चलता है कि जो भी करंट इशू है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे करंट इशू में कुछ चल रहा है, सपोज अभी चल रहा है कि हमास और गाजा का भी 2 दिन पहले इजराइल वाला कुछ सीन था। तो जो लोकेशन होती है ना, लोकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हर एक साल आ रही है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो उस पर फोकस रहना चाहिए। स्टैटिक आपका अगर क्लियर तो आप कंटेम्प्रेरी अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं, टॉपर्स मानते हैं कि आप बिना टेस्ट सीरीज के आप नहीं पहुंच सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की प्रीलिम्स वाला टेस्ट सीरीज आप मेरे पास है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। साथ ही साथ टॉपर्स मानते हैं जब तक आपका स्टैटिक्स कवर नहीं होगा आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स कवर करने के लिए ये भी देखो, ओनली आईएएस की है उड़ान सीरीज, और इसकी करंट अफेयर्स है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की करंट अफेयर्स भी है। मानते हैं टॉपर्स, मानना है करंट अफेयर्स और स्टैटिक का बैलेंस होना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स। ऐसे में ये दोनों मैगजीन और साथ ही साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज अगर आपको ये मंगवाना है घर बैठे, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूं, आप गणेश बुक शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आप भारत के किसी भी कोने में है, किसी भी हिस्से में है, एक कॉल के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप जहां भी हैं वहीं से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। तो
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी आते हैं या फिर जहाँ तक मेरा भी सीन है, मैं भी आया था तो मैंने एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ा नहीं था, यहाँ आके पढ़ा। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड की टू सक्सेस आई विल से। ओके, तो बेसिक्स अगर क्लियर, फिर आप कंटेम्प्रेरी अच्छे से समझ पाओगे। और बेसिक और कंटेम्प्रेरी को अगर साथ लेके चलोगे तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान है जी। वेरी गुड सर। अगर सर सीसैट को बात करें, सीसैट में सर 99 मतलब लगभग बच्चे फेल हो जा रहे हैं, वो चाहे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम हो या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, मतलब सीसैट बच्चे फेल हो रहे हैं। इवन आईआईटीएन भी सीसैट में फेल हो रहे हैं। आपका सलाह क्या होगा जो सीसैट में फेल हो रहे हैं या जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, वो सीसैट को लेकर के कैसा अप्रोच बना करके पढ़ें ताकि वो क्लियर करें आपकी तरह और इंटरव्यू तक पहुंचे? सीसैट एक्चुअली, सीसैट में फेल होने का मेरे हिसाब से रीजन एक ही है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है स्टूडेंट इसको। और जो स्टूडेंट, जैसे आपने कहा भी आईआईटी बैकग्राउंड है फिर भी सीसैट फेल कर जाता है वो लड़का, तो उसमें होता क्या ना कि वो इसको बहुत इजीली ले लेता है। और सीसैट में मैथ्स होता है, वो पैसेज वगैरह होती है, तो मैथ्स क्या हम लोग बचपन से सुनते हैं कि मैथ्स इज सब्जेक्ट टू रिवाइज विद द टाइम। बिल्कुल। तो जब तक रिवीजन नहीं होगा, आप पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली, तो सीसैट ठीक है। लेकिन सीसैट वो आदमी ग्रांटेड लेकर के उसको इग्नोर करके चलता है, तो वही लड़का जीएस अच्छा स्कोर करता है जो सीसैट को इग्नोर करता है, लेकिन सीसैट के कारण वो चढ़ जाता है। तो सीसैट पे एक मिनिमम टाइम, एक अच्छा टाइम जो उसको मिलना चाहिए वो दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फ्रीक्वेंटली सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होता क्या है एग्जैक्टली कि आपको आपका माइंडसेट उस अकॉर्डिंग काम करती है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से सेट करती है। अगर आप एक काम को, सपोज पेपर है 10 साल का, आप 10 साल के पेपर को अगर सीसैट को सॉल्व करोगे, फिर आपका माइंड उस अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा कि क्वेश्चन सेट कैसे किया जाता है। बिल्कुल। फिर आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बहुत लोग बहुत दिन से करते हैं, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आंसर राइटिंग को लेकर के आपका अप्रोच में जानना चाहूंगा। वीडियो के माध्यम से जो वीडियोस देख रहे हैं, कोई बच्चा एक्चुअली क्या है हमारे साथ वीडियोस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि मैं गांव में रहता हूं, मैं दूर दराज रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, मैं इंदौर में रहता हूं, बिहार में रहता हूं, कि हर कोई दिल्ली आके नहीं सर्वाइव कर सकता। तो जो वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं, आपका आंसर राइटिंग को लेकर के क्या अप्रोच होगा, और एथिक्स और ऐसे पर भी मैं आपका सजेशन लेना चाहूंगा। आप क्या उनको सलाह देंगे, वो कैसे पढ़ाई करें? सबसे पहले अगर मैं ऐसे की बात करूं, बिल्कुल, तो इससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि जो ऑप्शनल पेपर होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे टीचर भी हमारे क्लास में ऐसा बोला करते थे, ऑप्शनल वैसा चुनो जो जीएस के साथ साथ आपको ऐसे तक हेल्प करे। और ऐसे में आप प्री प्लान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आप 1200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, उसमें आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दिखती है उसमें। बिल्कुल। तो वो एक प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें एडिटोरियल है, उससे ऐसे में आपको हेल्प मिलता है, तो वहां से आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग की बात जहाँ तक है, जैसे स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं कि जैसे क्लास चल रहा है, तो क्लास चला, उन्होंने क्लास करा, बैकलॉग लगाते चला जाता है, डेली का डेली डिवीजन नहीं हो पाता है। आप अगर 5 क्लास करते हो तो 5 क्लास में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो बनेगा। बिल्कुल। उसमें आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिख सकते हो, उसको लिखो। जहाँ से क्लास कर रहे हो उससे हेल्प लो, या फिर अगर कोई पीर सीनियर है तो उससे हेल्प लीजिए, उनको आंसर दिखाइए। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम है, उस पर बहुत सारे टॉपर्स नोट अवेलेबल है, तो आप उनको देख करके एक मेंटालिटी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि टॉपर्स का आंसर राइटिंग इस टाइप से होता है और आपको उस अप्रोच से चलना चाहिए। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं मेंस में, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा आंसर राइटिंग का वो स्किल्स नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये एक कंटिन्यूस रिवीजन का चीज है, मतलब कंटिन्यूटी चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। अगर आप प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक जा रहे हो तो एक कंटिन्यूटी चाहिए, और उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा एट एनी हाउ इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस बेसिकली। यस सर, बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत यूजफुल होने वाली है बच्चों को जो वीडियोस के देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, लास्ट में मैं आपसे कुछ सजेशन लूंगा डिस्ट्रैक्शन को लेकर के। एज यू नो सर कि बच्चे एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो सोशल मीडिया हो या एनी काइंड ऑफ, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन बाद उनका ब्रेक हो जाता है स्टडी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपका सलाह मैं स्पेशली लूंगा कि आप पहली चीज तो आप अपना इंडिविजुअल बताएंगे कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके कैसे आप कंसिस्टेंट रहें, आप कैसे डिसिप्लिन मेंटेन बनाएं, और आप सलाह भी उनको जरूर दीजिएगा दोनों के। सर, आप मैं जो भी बताऊंगा खुद के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं दूसरों के लिए। तो मैं जो भी अभी तक आंसर कर रहा हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ वो अपने ऊपर बेसिकली कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस की बात जहाँ तक है, एक
प्रिपरेशन के दौरान एक बेयर मिनिमम टाइम सेट करना होता है। कुछ भी हो जाए उस टाइम को फॉलो कीजिए। इफ यू सेलेक्ट 2 hours टू रीड हिस्ट्री, तो गिव हिस्ट्री 2 hours एट एनी हाउ, फिर ही होगा कुछ। और डिस्ट्रैक्शंस की बात जहाँ तक सोशल मीडिया वगैरह है, तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट इस बेसिस पे करता है कि अगर कोचिंग में कोई टॉपर्स आया कभी, हाँ तो वो बताते हैं कि मैं 24 में 25 आवर्स पढ़ता था जी, मतलब 24 में 25 आवर्स, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं 18 आवर्स 19 आवर्स पढ़ रहा हूँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है। आप क्लास करके, क्लास लगा करके आप अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 9 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो बहुत इनफ है वो। आप एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन में 2 चीज डाल लो, एक न्यूज़पेपर, एक आंसर राइटिंग। बिल्कुल, अगर ये 2 चीज आपके रूटीन में और आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, तो आई एम श्योर यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। तो डिस्ट्रैक्शंस ऐसा कुछ नहीं, आप घूमो फिरो, सप्ताह में घूमो, आप दिव्यकीर्ति सर का वीडियो देखना, वो बताते हैं ये चीजें। बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता मुझे वीडियो नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप घूमिए, जितना मेंटली आप वो ठीक रहोगे, प्रिपरेशन उतना अच्छा होगा। हर एक तीसरे दिन आपको लगेगा इट्स इम्पॉसिबल, आई विल नॉट डू दिस, आई कांट डू दिस, तो उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। उसको हर एक तीसरे दिन ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत सिलेबस बल्कि किया। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि जो क्लासेस चलती है, तो रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट उसको रिवीजन नहीं करता है। क्लास से आया, क्लास में जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। अगर रेगुलर बेसिस पे करे तो बहुत आसान है उसको पढ़ पाना। अब इंसान सोचता है कि एक बार मेरा पूरा मॉडर्न खत्म हो जाए हिस्ट्री, तो फिर मैं उसको रिवीजन करूंगा, उसमें बहुत सारा बन जाता है। एक नोट से आप पूरा मटेरियल बनाते हो, बिल्कुल, और फिर उस मटेरियल को आपको इग्नोर करना पड़ता है एट द लास्ट, क्यों आप उसको नहीं कर पाओगे। फिर आप बुक्स की तरफ जाते हो, फिर बुक्स, एक बुक जितनी मोटी आती है, उसको भी जो इंसान मटेरियल नहीं कर पाएगा, बुक्स कैसे कर पाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा वो हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूटीन बनाइए एंड फॉलो एट एनी हाउ। जैसे हमारा रूटीन में होता है, ये सेट है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, स्नान करके चाय पीना है, खाना खाना है, फिर सोना है। बिल्कुल, तो इसी तरह रूटीन बना लो कि मिनिमम 5 आवर्स आफ्टर कोचिंग आई हैव टू डिवोट टू द स्टडी, सेल्फ स्टडी। एक्चुअली सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं आपको एक चीज, तो मैं कल भी यहाँ आया था शाम में, ऐसे तो यही इसी पॉइंट पे एक लड़के का इंटरव्यू कोई मीडिया वाले ले रहे थे, वो उड़ीसा से था। मैंने उससे पूछा कि भैया कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि कल मेरा भी है, तो थोड़ा सा हेल्प कर सको तो। उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कभी कोचिंग कराई नहीं, और अगर मैं आपको बताऊं तो उनका, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, कम्प्लीटली चेंज, बट उन्होंने करा, और ये सेकंड इंटरव्यू था उसका। तो यही है, अगर आप टाइम देते हो चीजों को रेगुलर इंटरवल पे, तो फिर बहुत आसान है। हर उस इंसान के लिए कठिन हो जाता है जो टाइम नहीं दे पाता है, जो रूटीन फॉलो नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ बताया जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं होगा। होता क्या है ना कि अगर आप क्लास जा रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक, तो आपके क्लास में 300 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मिनिमम, बेयर मिनिमम जो बता रहा हूँ, 300 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी वही पढ़ा है जो आपको पढ़ा रहे हैं। वो अकबर के बाबर के बाद हुमायूं ही पढ़ा रहा है, कोई बाबर के बाद अकबर नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन सारे बाबर के बाद हुमायूं पढ़ने वाले सक्सेस नहीं, मतलब क्रैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि वो कुछ डिफरेंट चीज डिफरेंटली करता है क्लास से बढ़ के। बिल्कुल, इसी कारण ऐसा होता है, क्योंकि अगर एक सिलेबस है वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। बिल्कुल, आप भी वही पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा, आपसे हो पा रहा है। क्या आप कुछ ज्यादा कर रहे हो मुझसे, फिर आपसे हो पा रहा है। इन चीजों को समझिए, बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत मिनिस्क्यूल है, नेग्लिजिबल, इसको कोई ध्यान नहीं दे पाता है। इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं, अगर आप देखोगे तो मैं पूरा इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि रेगुलर टाइम दीजिए, बिल्कुल, कंटिन्यूटी मत तोड़िए। कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ तो नहीं हो पाएगा। बाकी देखिए सर लास्ट में से 3 क्वालिटीज अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ ना, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हो अच्छे से, आंसर राइटिंग करते हो, पढ़ते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो फिर बहुत अच्छा है। एडिटोरियल पढ़ने से होता है क्या है कि आपको ऐसे में हेल्प मिलेगा। बिल्कुल सर, आप चीजें जान पाओगे, आपके पास
लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। एडिटोरियल में बहुत अच्छा वर्ड्स मिलेगा आपको। अच्छा जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं आजकल, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक पैराग्राफ से अगर दूसरे पैराग्राफ आप जंप कर रहे हो तो लिंक नहीं कर पाता है। एडिटोरियल ये चीजें सिखाती है हमें कि हाउ यू कैन लिंक द टू पैराग्राफ एक्चुअली। इंटरकनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप आंसर आपका टीचर कोई पढ़ रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जा रहा है, तो उससे लगना चाहिए कि नहीं यू आर कनेक्टेड हियर। आप कंप्लीटली चेंज मत हो जाओ वहाँ पे, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए आपके आंसर में, देन ही विल रीड ओनली, अदरवाइज वो छोड़ देंगे फिर, और वो छोड़ देंगे फिर आप छूट जाओगे। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। आई विश इस बार आपका सिलेक्शन। ओह थैंक यू।